हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो साथियों, हमारी जो क्लास थी, जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने आमेर के जो शासक है मिर्ज़ा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह यानी कि जय सिंह प्रथम और जय सिंह द्वितीय के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था और उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर भी हमने चर्चा की थी। अब जो हमारी आज की क्लास रहेगी उसमें जो जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष हुए थे, इसके अलावा जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह के द्वारा बूंदी के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की थी उसके बारे में, इसके अलावा जो माधो सिंह और ईश्वर सिंह है उनके बीच में युद्ध, राजस्थान में मराठों के आवागमन पर हुरडा सम्मेलन और तुंगा के युद्ध जो जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच में हुए थे, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लासें अगर यूं देखें तो वो है राजस्थान में मराठों से संबंधित या राजपूत मराठों से संबंधित, परंतु इन जो राजपूत मराठों का संबंध है इनमें शासकों का भी वर्णन है, जयपुर के शासकों का भी है, मेवाड़ के शासकों का भी है। तो इसलिए ये क्लास हमारे राजवंश के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में आज हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और राजस्थान में मराठों का आगमन है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे और जयपुर के जय सिंह के बाद में जो अन्य शासक हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारे आमेर राजवंश और कला संस्कृति से संबंधित उसकी तीसरा पार्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष से। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष से क्या कारण रहा था कि जब जयपुर का शासक कौन था, स्वाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय जब जयपुर के शासक थे, तो उनके समय में क्या हुआ था, बूंदी के शासक का नाम था बुद्ध सिंह और जो कि जय सिंह का बहनोई था। जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ किया था। जब बुद्ध सिंह और जय सिंह की बहन से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था भवानी सिंह को बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि जय सिंह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने ठान ली कि मैं उनको सबक सिखा के रहूँगा और वो मौके की तलाश में थे। चलिए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। स्वाई जय सिंह के समय बूंदी का जो शासक था वो जय सिंह का बहनोई बुद्ध सिंह था। ठीक है, इसके बाद में अगली लाइन, बुद्ध सिंह ने जय सिंह की बहन जो कछवाई रानी थी से उत्पन्न संतान भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। किसने? बुद्ध सिंह ने। इससे जय सिंह ने क्रोधित होकर बूंदी पर आक्रमण करना अपना अधिकार कर लिया और जब जय सिंह ने बूंदी पर आक्रमण किया था उस समय संयोगवश क्या हुआ कि बूंदी का शासक बुद्ध सिंह था, वो अपने राज्य में नहीं था, किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अधिकार कर लिया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो करवड़ के जागीरदार, किसने? स्वाई जय सिंह ने करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, गद्दी कर लेना, इसे मिस प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की जो राजगद्दी थी उस पर बैठा दिया था। किसने? स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, बुद्ध सिंह वहां पर थे नहीं और उन्होंने करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को यहाँ पर राजगद्दी पर बैठा दिया। अब इससे क्या हुआ, स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। होने का कारण क्या था कि जो उनकी कछवाई
रानी थी बुद्ध सिंह की और सवाई जय सिंह की बहन, वो चाहती थी कि उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठे, परंतु जय सिंह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने करवड़ के जागीरदार के पुत्र को यहाँ पर नियुक्त कर दिया। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भी दलेर सिंह के साथ कर दिया। ये कृष्णा कुमारी अलग है, ये मेवाड़ की भीम सिंह द्वितीय की पुत्री नहीं है, ठीक है। ये जय सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी। इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद भी हुआ है, जिसका हम कल हमारी जो लास्ट क्लास रहेगी आमेर के राजवंश से संबंधित, उसमें बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो दलेल सिंह से कर दिया। अब उन्होंने दलेल सिंह का रास्ता भी साफ कर दिया, और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से यह हो गया कि दलेल सिंह और दलेल सिंह के बाद में उसका पुत्र, किसका पुत्र, दलेल सिंह और कृष्णा कुमारी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा बूंदी पर, जिससे उनकी जो बहन थी वो नाराज हो गई और उसने नाराज होकर क्या किया, मराठों से सहायता मांगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस घटना से जय सिंह की बहन भी जय सिंह के विरोधी हो गई थी और मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। और यह राजस्थान की पहली घटना है जब राजस्थान के आंतरिक मामलों में मराठों का हस्तक्षेप हुआ। यह हस्तक्षेप नहीं होता अगर जय सिंह भवानी सिंह, जो कि जय सिंह की बहन का पुत्र था, अगर उसे शासक बना देते तो मराठों का राजस्थान में आवागमन नहीं होता। परंतु जय सिंह ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दलेल सिंह को राजगद्दी पर बिठाया और उससे अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भी कर दिया और उनके लिए राजकाज को जैसे मानते हैं कि वंशानुगत करके छोड़ दिया कि भाई दलेल सिंह, और दलेल सिंह के बाद में दलेल सिंह और कृष्णा कुमारी का पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी रहेगा। जिससे कछवाई रानी ने नाराज होकर के मराठों से सहायता मांगी थी। 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। कब किया था? 18 अप्रैल 1734 को। यह पहला अवसर है जब मराठों का राजस्थान में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ था। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि 22 अप्रैल 1734 को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण डेट है, याद रख लेना। 22 अप्रैल 1734 को बूंदी पर मराठों का अधिकार भी हो गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। और उसके बाद में बूंदी में जो महाराव उमेद सिंह है, ये उमेद सिंह बुद्ध सिंह का पुत्र था। भवानी सिंह के अलावा एक पुत्र और भी था। उमेद सिंह को शासन स्थापित कर दिया। कहाँ पर? बूंदी में इन मराठों ने। ठीक है, और उमेद सिंह अभी छोटे उम्र का था तो प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया था। और यह प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था और सवाई जय सिंह का विरोधी भी था। ठीक है, और जिससे उमेद सिंह की सहायता हेतु प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये एक याद रखने वाली है कि मराठों का राजस्थान की आंतरिक राजनीति में किस मामले में आगमन हुआ था, तो वो बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में। कब हुआ? वो था 22 अप्रैल 1734 में। ठीक है, इसके अलावा जो कछवाई रानी थी उसने मल्हार राव को राखी भी भेजी थी और ऐसी ही राखी एक बार हुमायूं को भी भेजी थी। किसने? कर्मावती ने। और ये कौन थी कर्मावती? महाराणा सांगा की पत्नी। और किसकी? विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता। कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई भी बनाया था। ठीक है, यह था बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष, जिसमें जयपुर के शासक के द्वारा की गई उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परेशान होकर के उन्हीं की बहन ने मराठों से सहायता मांगी और 22 अप्रैल 1734 में बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया था। और यह पहला कारण था जब राजपूत शासकों की आंतरिक राजनीति में किसी बाहरी सत्ता जैसे मराठों ने आकर के मामले को सुलझाया था। ठीक है, और यह पहला कारण था। चलिए
अगले पॉइंट पर जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है हुरडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हुरडा। हमने कल भी जिक्र किया था इसके बारे में। कहाँ पर पड़ता है ये? भीलवाड़ा में पड़ता है। अब हुरडा सम्मेलन क्या था उसके बारे में सबसे पहले हम मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। मराठों के आगमन से लगातार राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि हम एक सम्मेलन रखेंगे जिसमें राजस्थान के सभी प्रमुख रियासतों के शासकों को आमंत्रित किया जाएगा और उसमें एक व्यूह रचना बनाई जाएगी कि किस प्रकार इन मराठों के जो आतंकी है व्यवहार है उनसे मुक्ति पाई जाए, उनसे छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुरडा में एक सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। पहले संग्राम सिंह द्वितीय थे, परंतु इन वक्त पर उनकी मृत्यु होने पर उनका जो उत्तराधिकारी था जगत सिंह द्वितीय को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह सम्मेलन बुलाया किसने था, तो वो थे सवाई जय सिंह। ठीक है, जय सिंह द्वितीय। यह सम्मेलन 16 जुलाई को ही प्रारंभ हो गया था। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। कब से? 16 जुलाई 1734 को यह सम्मेलन प्रारंभ हो गया था। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। क्यों रखोगे? क्योंकि ये जो BSER की बोर्ड की किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो अभी कक्षा 10 की है, उसमें ये बात लिखी है कि सम्मेलन तो 16 जुलाई को प्रारंभ हो गया था और 17 जुलाई को हुरडा समझौता हुआ था और उस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे राजस्थान के विभिन्न शासकों के द्वारा। सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई को। समझौता कब हुआ? 17 जुलाई को। ठीक है, सम्मेलन प्रारंभ 16 जुलाई, समझौता 17 जुलाई। ठीक है, ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, ये मैंने कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना। इस सम्मेलन में कौन कौन से शासक शामिल थे उन पर बात करते हैं। इस सम्मेलन में जयपुर के होई के सवाई जय सिंह और मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय, इसके अलावा जोधपुर का शासक अभय सिंह के समय क्या हुआ था? खेजड़ली हत्याकांड। बीकानेर का शासक जोरावर सिंह, नागौर का भगत सिंह, कोटा का दुर्जन साल और बूंदी का दलेल सिंह और करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह आदि नरेश थे। ठीक है, तो इन नरेशों को भी महत्वपूर्ण मानते हुए ध्यान में रखना है। प्रश्न इनसे भी पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन में जोधपुर का नेतृत्व किसने किया था। जिस प्रकार आज तक प्रश्न ये पूछे जाते हैं खानवा युद्ध में जयपुर रियासत से कौन था, बीकानेर से कौन था, जोधपुर से कौन था, तो यहाँ पर हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से रियासत से कौन कौन से शासक हैं वो भी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना। ठीक है, 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। मैंने भी जिक्र किया था ना कि सम्मेलन प्रारंभ कब हुआ? 16 जुलाई को और समझौता कब हुआ था? 17 जुलाई को। तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। अगला हमारा पॉइंट है कि इस समझौते के अनुसार सभी शासक मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद में कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था कि जैसे ही वर्षा ऋतु यानी कि चौमासा का समय मानते हैं, वो जैसे समापन होगा तो सभी राजपूत शासक एक जो गंतव्य स्थान था निश्चित किया गया था समझौते में, वहां पर एकत्रित होंगे। अगर कोई शासक स्वयं नहीं आ पाता है तो वो अपने किसी भाई को या अपने किसी रिश्तेदार को सेना लेकर के भेजेंगे। ठीक है, ये बात थी। इसके अलावा इस सम्मेलन की और क्या बातें थी कि मराठा से कोई भी संधि नहीं करेगा और एक के विरुद्ध की गई कार्यवाही यानी कि मराठों के द्वारा किसी एक राजपूत शासकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो वो सभी के बराबर समझी जाएगी और सभी मिलजुल करके उन्हें उसकी जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है या आक्रमणकारी नीति है का जवाब उसी रूप में देंगे सभी शासक मिलकर। ठीक है, इसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ में रामपुरा में कौन सा स्थान निर्धारित किया गया था? रामपुरा। ठीक है,
वर्षा ऋतु के बाद में जिस स्थान पर एकत्रित होने की बात की गई थी समझौते में, वो था रामपुरा में एकत्रित होंगे, परंतु जो शासक किसी कारणवश समय नहीं आ पाते वो अपने भाई या किसी अन्य के साथ अपनी सेना अवश्य भेजेंगे। ठीक है, परंतु ये योजना धरातल पर नहीं रही थी। जिस प्रकार आज हम देखते हैं ना, बहुत सारी योजना कागजों में ही बनकर रह जाती हैं, उसी प्रकार ये योजना भी केवल समझौते जितनी ही रह गई थी, इसे वास्तविक रूप में अमल में नहीं लाया गया था। ठीक है, ये था उरडा सम्मेलन। अब इस उरडा सम्मेलन में आपको मुख्य कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि सबसे पहले ये सम्मेलन बुलाया किसने, तो स्वाई जय सिंह ने। ठीक है, स्वाई जय सिंह ना हो तो अगर जय सिंह द्वितीय नाम आता है तो वो भी सही रहेगी। उसके बाद में उरडा सम्मेलन प्रारंभ कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1734 को। उरडा सम्मेलन में जो समझौता हुआ था, या इस प्रकार बोले उरडा समझौता कब हुआ था, तब हमारा उत्तर रहेगा 17 जुलाई। इसका प्रमुख कारण क्या था कि मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना है, उनको किसी भी रियासत पर आक्रमण करने पर उनके विरुद्ध सभी राजपूत शासक मिलकर कार्यवाही करेंगे। ठीक है, और इसमें यह भी बात रखी गई थी कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी उसके बाद में हम रामपुरा नामक स्थान पर एकत्रित होंगे और मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। परंतु ये जो समझौता था वो सफल नहीं रहा था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष, ठीक है, स्वाई जय सिंह के साथ ये भी संघर्ष भी प्रारंभ हो गया था। कारण था कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जय सिंह ने के समय जो मुअज्जम था, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था, उसने जय सिंह को पद से हटा करके उनके भाई विजय सिंह को वहां पर आमेर का शासन दे दिया और उसका नाम मोमिनाबाद रख दिया था। इसके बाद में मेवाड़ का जो शासक था तत्कालीन अमर सिंह द्वितीय ने सहायता की थी जय सिंह की, और समझाकर बहादुर शाह को इस बात के राजी किया था कि जय सिंह ही मेवाड़ आमेर का शासक रहेगा। ठीक है, और इसमें सहायता करने पर एक संधि भी की गई थी, वो अमर सिंह द्वितीय द्वारा ये की गई थी कि अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री है चंद्र कुंवरी का विवाह जय सिंह द्वितीय के साथ रहेगा, यानी कि स्वाई जय सिंह के साथ रहेगा। और इसमें एक समझौता यह भी हुआ था कि स्वाई जय सिंह द्वितीय और चंद्र कुंवरी से उत्पन्न संतान ही जयपुर की उत्तराधिकारी रहेगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है, ये इकरारनामा हुआ था। ये इकरारनामा उसी प्रकार है जिस प्रकार लाखा के समय रणमल और उनके बीच में हुआ था, जोधपुर और मेवाड़ के बीच में। ठीक है, ये इस विवाह का इकरारनामा था। अब बात क्या हुई, समस्या यहाँ से ही शुरू हुई थी कि 1722 में जय सिंह की जो एक अन्य रानी थी खिंची रानी, जिसने सूरज कंवर नामक एक पुत्र को जन्म दिया था। कब दिया था, 1722 में। एक मिनट है, इसमें शायद एक लाइन मिस हो गई है प्रिंटर में। चलिए मैं बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान में रख लेना कि 1722 में जय सिंह की खिंची रानी सूरज कंवर ने एक पुत्र का जन्म दिया था, जिसका नाम था माधो सिंह नहीं ईश्वर सिंह। क्या नाम था, ईश्वर सिंह। क्या नाम था उनका, पुत्र का नाम ईश्वर सिंह था। ठीक है, एक बात ये थोड़ी ध्यान में रख लेना है, 1722 में ईश्वर सिंह का जन्म हुआ था और उसके बाद में 1728 में, कब, 1728 में किसका जन्म हुआ था, माधो सिंह का। किसका, चंद्र कुंवरी के पुत्र माधो सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, अब समझौते के अनुसार कौन शासक बनेगा, माधो सिंह, क्योंकि ये चंद्र कुंवरी का पुत्र था। और अगर वरिष्ठता के दाव हिसाब से माना जाए तो कौन शासक बनेगा, ईश्वर सिंह। और जैसे ही सितंबर 1743 में,
कब? सितंबर 1743 में जय सिंह की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में ईश्वर सिंह ही शासक बना था, क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, और जिससे क्या हो गया, इन दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि 1722 में जय सिंह की खिंची रानी सूरज कंवर ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम माधो सिंह नहीं था। क्या नाम था? ईश्वर सिंह था। क्या नाम था? ईश्वर सिंह नाम था। ठीक है, इसके बाद में जो 1728 आता है, उसमें माधो सिंह का जन्म हुआ था चंद्रकौरी के कोख से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया जय सिंह के दो पुत्र माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में। सितंबर 1743 में स्वयं जय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह शासक बना था। कौन बना था? ईश्वर सिंह शासक बना था। माधो सिंह ने राज्य की गद्दी का दावा किया था। इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधो सिंह में ग्रह कलह भी प्रारंभ हो गया था, क्योंकि माधो सिंह का करना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इकरारनामे में यही बात कही गई थी कि चंद्रकुमारी का जो पुत्र है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो ही जयपुर का उत्तराधिकारी बनेगा। अब दोनों शासकों ने क्या किया कि जब दो लड़ते हैं तो बाहर वाला ही फायदा उठाता है ना, यही बात हुई। इन दोनों ने अलग अलग रूप से मराठों से सहायता प्राप्त की। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को और ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से। ठीक है, किस प्रकार हुई, चलिए बात करते हैं हम। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त की। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से, जिन्होंने 20 लाख रुपए देने के बदले में सहायता प्रदान की थी। ठीक है, और इसी माधो सिंह के साथ एक शासक और था, वो आमेर का शासक था। आमेर का नहीं, मेवाड़ का शासक। कौन था? क्योंकि ये मेवाड़ का भांजा था, तो ये मेवाड़ का शासक भी माधो सिंह के साथ में था। मैं से मेवाड़, मैं से माधो सिंह और मैं से मल्हार राव। ठीक है, ये तीनों मैं एक का नहीं हो गया, और तीनों मैं एक का नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? मैं, मतलब घमंड हो गया। इन तीनों को क्या हो गया? घमंड हो गया था, और जिसके कारण इन्हें इनकी भरपाई भी करनी पड़ेगी आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर सिंह ने जिस मराठों से सहायता की थी, उसका नाम था राणोजी सिंधिया। ईश्वर राणोजी सिंधिया। ठीक है, इस प्रकार आप बड़ी आसानी से, ट्रिकली रूप से आप इन चीज़ों को एक दूसरे जोड़कर याद रख सकते हो, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फरवरी 1745 में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी थी। इसमें माधो सिंह के साथ में मल्हार राव होलकर भी था और मेवाड़ का शासक भी शामिल था, परंतु ईश्वर सिंह ने उन्हें परास्त कर दिया था। ये तो छोटी मोटी लड़ाई थी, इतिहास में इस लड़ाई का ज़्यादा वर्णन भी नहीं किया गया। फरवरी 1745 में लगातार 3 युद्ध होंगे इन शासकों के बीच में। पहले युद्ध में ईश्वर सिंह विजयी रहा। इसके बाद में 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच में राजमहल की पहाड़ियों नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी ईश्वर सिंह विजय रहा था। ठीक है, अब इस युद्ध को ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजमहल का युद्ध किन शासकों के बीच में, कब और किन कारण से, इस प्रकार के चारों जो तरीके बताए हैं, चारों तरीके से आप याद रखना। राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747 को। किन के बीच में? माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में। क्या कारण थे? उत्तराधिकार को लेकर के। ठीक है, 2 युद्ध हो गए, और दोनों में शुरुआत में कौन विजय रहा था? ईश्वर सिंह, फरवरी 1745 और मार्च 1747 में। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम। इसके बाद में जो अगले वर्ष युद्ध हुआ था, वो था बगरू का युद्ध, जो कि अगस्त 1748 में हुआ था, और इसमें ईश्वर सिंह को पराजय देखनी पड़ी थी। कौन से युद्ध में? बगरू के युद्ध में 1748 में ईश्वर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। परंतु ईश्वर सिंह के साथ इस युद्ध में जाट शासक सूरजमल थे, जिन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो इस सूरजमल ने इनकी सहायता भी की थी। किसकी? ईश्वर सिंह की।
जो हमारी अगली जो राजवंश से संबंधित क्लास रहेगी उसमें हम भरतपुर के जाट शासक करेंगे। और इन शासकों के बारे में आप पढ़ोगे तब आप ये जान लोगे कि जाट बुद्धि कैसी होती। बहुत खतरनाक हुए हैं इनमें। एक तो ज्वार सिंह नाम का एक जाट शासक हुआ था, जो दिल्ली दरबार से, जो आगरा के दरबार से जो दिल्ली दरवाजा नाम से बड़ा दरवाजा था वो ही उखाड़ कर ले। इसके अलावा एक राजाराम जाट भी हुआ है, जो फतेहपुर सीकर में अकबर की दफनाई गई कब्र को खोद डाली थी और उसमें जो सोना चांदी थे वो ही लूट ले थे। अब देख लो, इतने खाड़कू थे जाट। चलिए आगे चलते हैं। ईश्वर सिंह का साथ दिया था यहाँ पर जाट शासक सूरजमल ने, परंतु इस युद्ध में ईश्वर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। अब क्या हुआ कि मैंने बताया था ना कि जब दो लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा होता है। मराठों के एकजुट थे, ठीक है, वो दोनों तरफ से लड़ रहे थे और दोनों तरफ से क्या ले रहे थे, पैसे ले रहे थे। अब इस युद्ध में हार चाहे किसकी हो, जीत चाहे किसकी हो, उनको तो फायदा होना ही था, ठीक है। माधो सिंह विजयी हुआ तो उससे उसकी धनराशि प्राप्त की, और ईश्वर सिंह पराजय हुआ तो उससे उनके दंड स्वरूप राशि एकत्रित की मराठों ने। किस प्रकार, चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध में के बाद ईश्वर सिंह को माधव सिंह को 4 परगने देने पड़े और उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाना पड़ा था, ठीक है। ये उमेद सिंह वही है जिसे मराठों ने नियुक्त किया था, ठीक है। और मराठों को भारी धनराशि देने के लिए विवश भी किया गया था। उमेद सिंह को राजकाज वापस पुनः देने का कारण यह था क्योंकि ईश्वर सिंह ने एक बार पुनः जो बूंदी पर था वहां पर दलेल सिंह को नियुक्त किया दिया था और इसे उमेद सिंह को वहां से भगा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में ईश्वर सिंह ने पुनः इसे नियुक्त किया था मराठों के कहने पर। जब ईश्वर सिंह मराठों की धनराशि जमा नहीं करवाए थे, उसमें बड़ी अमाउंट थी, वो नहीं जमा करवाए, 2 लाख रुपए ही दिए थे, जिससे मराठा नाराज होकर के जयपुर की ओर प्रस्थान किया था। तो जैसे ईश्वर सिंह को सूचना मिली तो वो भयभीत हो गए और उन्होंने ईसरलाल सरगासुली, जिसका निर्माण ईसरलाल सरगासुली पर जाकर आत्महत्या कर ली थी। ये एकमात्र शासक है जिसने आत्महत्या की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1750 को। किसने? ईश्वर सिंह ने। ठीक, कहाँ पर? ईसरलाट, जिसे सरगासुली, यानी कि बहुत ऊंचा था इसलिए इसे सरगासुली या ईश्वरलाट भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कब करवाया था? राजमहल युद्ध में विजय के बाद। राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ईसरलाट सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वर सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसके बारे में हम अगली क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जयपुर के जो स्थापत्य कला है उनके बारे में। ईश्वर सिंह की मृत्यु हुई और ईश्वर सिंह के बाद में शासक कौन बना? माधो सिंह। और उसे शासक गद्दी पर बैठाया किसने? इन्हीं मराठों ने। तो मराठों ने लालच किया और वापस पुनः माधो सिंह से धन एकत्रित करने का प्रयास किया और उन पर तरह तरह के कर थोप दिए और विभिन्न प्रकार के जो वार्षिक कर थे या अन्य प्रकार की जो राशि थी वो उन्होंने माधो सिंह पर थोप दी और उन्हें लेना प्रारंभ कर दिया था, जिससे माधो सिंह भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो एक सुनहरे मौके की तलाश में था कि किस प्रकार इन मराठों को सबक सिखाए, और ऐसा एक मौका मिल भी गया। कैसे? चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। 1750 में माधो सिंह को होलकर ने राजगद्दी पर बैठाया तथा धनराशि की मांग चालू कर दी थी, जिससे माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि लगातार मराठों के हस्तक्षेप से वो परेशान भी हो रहे थे। अब बार बार आपसे कहे इतना पैसा दे दो, आज ले जाते हैं, कल आके और कहे इतने और दे दो, तो परेशान तो होने हैं। और अंत क्या होगा? अंत फिर क्या होगा वो आपको पता ही है कि लड़ाई झगड़े होंगे या कोई और तरीके से सलटाएंगे। और यही हुआ कि 10 जनवरी 1751 को एक सुनहरा अवसर मिला जब 4000 मराठा ने जयपुर के कलात्मक मंदिर और बाजार देखने हेतु जयपुर नगर में प्रवेश किया था। कितने? 4000 मराठा आए थे
10 जनवरी 1751 को माधो सिंह के समय, और माधो सिंह ने किले के सबसे पहले जो द्वार थे चारों ओर वो बंद करवाए और इन आम जनता को बोल दिया, क्योंकि आम जनता भी परेशान थी क्योंकि ये लूट कर ले जाते थे, और उसी आम जनता ने मिलकर इन्हें भगा भगा करके मार डाला था। और उसी से एक अध्याय नया प्रारंभ होता है, वो है मराठा राजपूत संघर्ष। ठीक है, और ये देखो संघर्ष होना स्वाभाविक था, और माधो सिंह को इनको मारना, इनकी हत्या करना ये भी स्वाभाविक था, क्योंकि मराठों की जो सोच थी उसका अति होने लगा था। वो हर मामले में आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे, और हर जो राजपूत शासक आंतरिक रूप से कमजोर थे उनमें हस्तक्षेप किया, और उन्हें डराया धमकाया, उनसे पैसा वसूल करने लगे, विभिन्न प्रकार के कर वसूल करने लगे, जिससे सभी के सभी राजपूत शासक थे वो उनके विरुद्ध में हो गए थे। और यही कारण रहा था कि पानीपत के तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण किया था तब उन्होंने इन मराठों को पराजित भी कर दिया था, और उनके बाद में, इस युद्ध के बाद में मराठों का जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था। मराठों का राजपूत शासकों ने साथ नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि राजपूत सभी मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे और वो इनको सबक सिखाना चाहते थे। इसीलिए इसी राजपूत शासकों ने इनको अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित भी किया था। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो इस चीज का जिक्र करते हैं, और वो मौका मिल गया। अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और मराठों का उन्होंने बहुत बेरहमी से कत्लेआम किया था, और मराठे उसके बाद में कभी भी उठ नहीं पाए थे। ठीक है, खैर छोड़िए, ये हमारे इतिहास में, राजस्थान के इतिहास से बाहर की बात चली जाएगी। हमें तो सिर्फ राजस्थान के इतिहास से मतलब है, हम उनसे बात करेंगे, और भारत के इतिहास की बात आएगी तब हम वहाँ पर उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना 10 जनवरी 1751 4000 मराठों का कत्लेआम और मराठा राजपूत संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, यह था जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे तुंगा का युद्ध। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष के बारे में एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, आप सुन लेना ध्यान से। कि जैसे ही जय सिंह की मृत्यु हुई तो उनके दो पुत्र ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसका कारण तक क्या था कि जयपुर के शासक का मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ एक इकरारनामा हुआ था, जिसमें यह बात कही गई कि अमर सिंह की पुत्री का विवाह, चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के शासक जय सिंह से करेंगे, और उन दोनों की जो संतान रहेगी, चाहे वो उम्र में छोटी हो या बड़ी, वो ही जयपुर का उत्तराधिकारी रहेंगे। परंतु भाग्यवश क्या हुआ कि 1722 में जय सिंह की द्वितीय पत्नी का एक पुत्र ईश्वर सिंह 1722 में जन्म लेता है, और जो कि क्या हो गया, ज्येष्ठ हो गया, और 1728 में माधो सिंह। अब नियमों के अनुसार जो उत्तराधिकारी वही होता है जो ज्येष्ठ होता है, परंतु इकरारनामे के अनुसार माधो सिंह थे, और जिसके कारण दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ने मराठों से अलग अलग सहायता दी थी। प्रारंभ के दो युद्धों में ईश्वर सिंह विजय हुआ था, ईश्वरलाल सरगासुली का निर्माण भी करवाया था, परंतु बगरू नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ था अगस्त 1748 में, उस युद्ध में ईश्वर सिंह की हार हो गई थी, और ईश्वर सिंह पर बहुत ज्यादा मात्रा में कर लगाया गया था। उस पर राशि सौंपी गई थी मराठों के द्वारा। जब वो राशि समय पर नहीं चुका पाए थे ईश्वर सिंह, तो उन्होंने परेशानी होकर क्या किया, डरते हुए आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद में माधो सिंह में वो जयपुर का शासक बना, और उसी के समय जो मेवाड़ राजपूत, मराठा और राजपूत का जो संघर्ष का नया दौर था वो प्रारंभ हो गया। अब बात करते हैं हम तुंगा के युद्ध के बारे में। आज की यह लास्ट पॉइंट रहेगा। तुंगा का युद्ध क्या है? जयपुर के शासक प्रताप सिंह थे तुंगा के युद्ध के समय। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के शासक महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया, और करौली व शिवपुर के शासकों से भी इस संघ में सैनिक सहायता प्राप्त की थी। किसने?
जयपुर का शासक प्रताप सिंह है। ये प्रताप सिंह वही है जिनके दरबार में गंधर्व 22 ही रहते थे, 22 विद्वानों की मंडली, और ये ब्रजनिधि के नाम से स्वयं भी कविताओं का रचना करते थे। ठीक है, जयपुर के शासक थे स्वाई प्रताप सिंह और जोधपुर का शासक था विजय सिंह। इन दोनों ने मिलकर एक गठबंधन किया और वो मराठों के विरुद्ध में था। इसके अलावा एक मुगल फौजदार भी था, क्योंकि मुगल सेना उस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और उन्होंने वो इधर उधर देख रही थी कि किससे सहायता प्राप्त करें, और उस समय जो मराठे थे वो धीरे धीरे शक्ति के रूप में उभर रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ आ गया। ये महादजी जो मराठा थे उनका खेमा छोड़ के मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी राजपूतों के साथ आकर मिल गए, यानी कि इस प्रकार इन तीनों का एक गुट बन गया, एक जोधपुर का, दूसरा आमेर का और तीसरा मुगल फौजदार का। जिसके बाद में 28 जुलाई 1727 को लालसोर जो दौसा में है वहाँ पर एक तुंगा नामक स्थान है जहाँ पर मराठों यानी कि महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवाओं के गठबंधन सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। यह युद्ध वैसे अनिर्णायक रहा था, परंतु इसमें राजपूत राठौड़ का जो पलड़ा था वो भारी रहा था। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, महादजी पीछे हट गए थे और राजपूतों का जो पलड़ा था वो भारी रहा था। इसके बाद में एक बार पुनः मराठों और राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ था। कब? कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध, ध्यान में रखना, पाटन का युद्ध, जिसमें मराठा सेना की निर्णायक विजय भी हुई थी। पहला युद्ध 1787 में, दूसरा जून 1790 में। 1787 तुंगा, 1790 पाटन का, और पाटन के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मराठों की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति पाने का एक प्रयास जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को किया था मालपुरा में, परंतु इसमें भी मराठों की विजय हुई थी। ठीक है, और ये थी हमारी आज की क्लास। तुंगा के युद्ध के बारे में एक बार वापस पुनः चर्चा कर लेते हैं। इसमें आमेर का शासक प्रताप सिंह और जोधपुर का शासक कौन था? अब विजय सिंह। इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसमें मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी मिल चुका था, और इन तीनों के गुटों का महादजी सिंधिया जो मराठे थे उनके साथ युद्ध हुआ 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास है तुंगा नामक स्थान पर, जिसमें युद्ध क्या रहा था? अनिर्णायक रहा था, क्योंकि महादजी सिंधिया इस युद्ध में पीछे हट गए थे। उसके बाद में पुनः 20 जून 1790 को मराठों और राजपूतों के बीच में पुनः युद्ध हुआ, और जिसमें पाटन का युद्ध कहा जाता है जिसे, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मराठों की। इसके बाद में प्रताप सिंह ने 16 अप्रैल 1800 को एक प्रयास और किया था मालपुरा में, परंतु इसमें भी विजय किसकी हुई थी? मराठों की। ठीक है दोस्तों, यह थी हमारी आज की क्लास। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी और कौन सी आपको बातें अच्छी नहीं लगी, क्या कमी है, ताकि हम उसमें और सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जो अगली क्लास रहेगी उसमें जो जयपुर के शासकों से संबंधित है, स्थापत्य कला में किन किन का क्या क्या योगदान है, और उसके साथ ही हमारा आमेर राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इनका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। उसका लिंक है वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप दोस्तों, आप जो के सगे साथी हैं उनसे भी कहना कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो किताबें हैं 6 से 12 तक उनकी ही क्लासों का अध्ययन करवाया जाएगा, अन्यथा किसी भी गाइड का नहीं करवाया जाएगा, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं बातों को इसमें विशेष रूप से बताया जाएगा।
ठीक है, समय आपके पास बहुत कम है, तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक जगह आपको इन्हीं सभी किताबों की एक अच्छी सी PDF है या नोट्स मिल जाए, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होए। ठीक है, कम समय में आप बहुत अच्छे प्रकार से कर सको। और जैसे ही हमारा जयपुर का राजवंश कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम सेकंड ग्रेड जो SST वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बेस्ट क्लास लेकर के आएंगे कि किस प्रकार 5 महीनों में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाओगे और किस प्रकार करनी है। ठीक है, उससे संबंधित है हमारी क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।